डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुल मैं 8 क्वेश्चन लिया हूं। मानकर चलिए इसमें से कम से कम 4 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही। 100% सत्य है, ये आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है ना। और एक लास्ट 10th साइंस का है। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हिंदी सब्जेक्ट से होगा, और वो हिंदी क्या होगा, हिंदी व्याकरण से होगा। तो उसको देखना मत भूलिएगा। और हम बिना समय गवाए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। टॉपिक क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है, जैसा कि मैं पहले से यहाँ लिख दिया हूं, और मैं आपको बताता हूं क्या दिया है। ये ऑप्शन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया हुआ है ये प्रश्न, इस वजह से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं हम आपको बता रहे हैं, सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनमें से बहुत से सारे प्रश्न हैं जो आप देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सो आप कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और समझने में क्या है यार, बहुत ही चीजें आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए प्रश्न पहला दिया है, H2S या HNO3। देखो या का मतलब चाहे H2S हो या HNO3 हो या H2SO4 हो या H2CO3 हो या HCl हो, का pH मान है 0। नंबर 1 0, नंबर 2 7, नंबर 3 7 से कम, नंबर 4 7 से अधिक। तो देखो क्या होता है, जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इनको 3 भागों में बांटा गया है। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन अब आ गया तो बता दे रहे हैं। पहला है अम्ल, दूसरा है क्षार और तीसरा है लवण। इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अम्ल आते हैं, दूसरे भाग में क्षार आते हैं, तीसरे भाग में लवण आते हैं। बात समझ में आ गई? तो जो हमारे अम्ल होते हैं उनकी शुरुआत होती है H से, अपवाद स्वरूप मानकर चलिए H2O को छोड़कर, ठीक है ना। अगर शुद्ध जल है तो ना तो शुद्ध जल क्या होता है, रंगहीन स्वादहीन गैस, रंगहीन स्वादहीन द्रव होता है, चाहे कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता, ठीक है ना। तो H2O को छोड़कर अगर शुरू में H है तो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। और अगर लास्ट में OH है तो क्या होगा, हमारा क्षार होगा, ठीक है। और अगर शुरू में H नहीं और अंतिम में OH नहीं तो हमारा क्या होगा, लवण होगा। ये इतना याद रखिएगा, शुरू में H है तो अम्ल है, अंत में OH है तो क्या है, क्षार है, और शुरू में H नहीं अंतिम में OH नहीं तो हमारा लवण होगा। जैसे हमने लिख दिया HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3, ये सब आपके क्या है, अम्ल है, चूंकि शुरू में H है, ठीक है। क्षार क्या है, जैसे हमने लिख दिया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, NaOH, तो ये सब देखिए अंत में OH है तो ये क्षार हो गया। इधर आते हैं, जैसे हमने लिख दिया Na2SO4, ठीक है, K2SO4, ठीक, Na2CO3, या हमने लिख दिया NaHCO3। तो आप देख सकते हैं इन सब में शुरू में ना तो H है ना अंतिम में OH है, तो इसलिए ये सब क्या हो गए, लवण हो गए। बात क्लियर हो गया? चलिए इसको अब हम मिटाते हैं, सीधे प्रश्न पे आते हैं। चलो अब एक चीज और हम देख लेते हैं, क्या है, अगर अगर पीएच मान 7 से कम होगा, अगर पीएच का मान 7 से क्या होगा, कम होगा, अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है ना। और अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, ये आप नोट कर लीजिए। और अगर पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और शुद्ध जल उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। बात क्लियर हो गई? इतना आप याद रखिए, अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन होगा। क्लियर हो गया? आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो ये सब सारा, चाहे H2S को ले लें या HNO3 को ले लें या H2SO4 को ले लें या H2CO3 को ले लें या HCl को ले लें, सबके शुरू में H है और सब अम्ल है। तो जब अम्ल होगा तो अम्ल का मान 7 से कम होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर हमारा तीसरा हो गया। क्लियर हो गया? फिर देखो क्या दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अब
यहीं आप आ जाइए। अगर पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा, और शुद्ध जल का मान कितना होता है, शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर शुद्ध जल है तो रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, स्वादहीन होगा, और उसका पीएच मान क्या होगा, 7 के बराबर होगा। अर्थात जो जल होगा, शुद्ध जल होगा, उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 7 से अधिक नहीं होगा, 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाएगा। और जल शुद्ध जल क्षारीय नहीं होता है ना, ठीक है ना, अम्लीय होता है। 7 से कम भी नहीं होगा, 7 से कम का मतलब अम्लीय हो जाएगा। तो शुद्ध जल अम्लीय नहीं होता, शुद्ध जल का मान 7 के बराबर होता है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन बोलते हैं। किसको, जिसका पीएच मान 7 होता है। ये भी आप याद रखिएगा, प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो आप आंख मूंद कर अगर कहीं 7 दिखाई देगा तो उसी पे टिक कर दीजिएगा। और अगर प्रश्न में पूछता है, देखिए प्रश्न घुमा के, कोई जरूरी नहीं है यही आ जाए, ऐसे भी आ सकता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो आंख मूंद कर लगाएंगे अगर 7 से कम है तो अम्लीय पर। और अगर आता है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो आंख मूंद कर लगा देंगे क्षारीय पर। और अगर आता है किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो आंख मूंद कर लगा देंगे उदासीन पर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। पेयजल को, देखिए बात समझना है, जीवाणु रहित करने में, यानी जल है, जैसे आप देखते होंगे तालाब का पानी, कुएं का पानी, नदी का पानी, या जो नल के पानी है जो ज्यादा गहराई तक नहीं, आप देख उसमें जीवाणु होते हैं, ठीक है ना। तो जीवाणु, जल को जीवाणु रहित करने के लिए ढेर सारे मतलब हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जिससे जल को जीवाणु, जिसका प्रयोग करने से जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां उससे मतलब नहीं है, यहां मतलब है पेयजल, यानी जल को पीने योग्य बनाना है। जल है जिसमें जीवाणु है और उस जल को पीने योग्य बनाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो आप प्रयोग करेंगे CaO Cl2 का, ठीक है ना। CaO Cl2 का प्रयोग करेंगे, यही आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अगर जीवाणु, अगर कोई जल है जिसमें जीवाणु है और उस जल को जीवाणु रहित बनाना है कि आप उस जल को पिएंगे, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, CaO Cl2 का प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग करने से जल जीवाणु रहित हो जाएगा और पेयजल मतलब वह जल पीने योग्य हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या दिया है, हमें इसे मिटाना पड़ेगा, इसे पहले हम मिटा दें, क्योंकि ये देखिए न्यूमेरिकल है, इसे हमें लगाना है तो इसे मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कम से कम एक कमेंट तो कर दिया करिए वीडियो आपको कैसा लगा। प्लस अगला डिमांड आपका क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उस पर भी आपको कमेंट करना चाहिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, एकदम सिंपल है, आप समझ जाएंगे। देखो क्या है दिया है, 1 बिलियन के हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH, ठीक है ना, OH इनवर्स मतलब OH पर पावर -1 का सांद्रण, ठीक है ना, का सांद्रण क्या दिया है, 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। अब देखो इसको आप ये सूत्र होता है, याद रखिए, इस पर इस टाइप का। देखो ये क्वेश्चन हम देखे हैं, हमने विद्या में भी देखा, विकास में भी देखा है, और अवतार में भी देखा है, राहुल टॉप 10 में भी देखा है, कई बार रिपीट हुआ है। तो हमें ऐसा लगा कि इस प्रश्न को बताना जरूरी है और आ सकता है, या कोई जरूरी नहीं है यही आ जाए, लेकिन इस टाइप का 100% आएगा। कई बार रिपीट किया है, आप स्वयं मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इस तरह से मतलब ये अंक आपका चेंज हो सकता है, लेकिन सेम ऐसे लगाना। सूत्र क्या है, पहले सूत्र देखिए। सूत्र ये होता है, सूत्र आपका होता है, ठीक है ना, सूत्र क्या होता है, पीएच, ठीक है ना, पीएच मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन सांद्रण इनटू
हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण, ठीक है ना। बराबर क्या होता है, बराबर होता है, बराबर आपका होता है, बराबर आपका होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है ना, ये होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी पर रख देना है, ठीक है ना। हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा, ये आपका हो गया 1.0 इंटू 10⁻⁻14। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ये OH है, ठीक है ना, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण दिया है तो 1.0 इंटू 10⁻⁻14 अपान कितना दिया हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁻14, तो 1.0 इंटू 10⁻⁻14 नहीं है, सॉरी -10 है। तो ये देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसे कट जाएगा तो मिलेगा 10⁻⁻14 इंटू 10⁻⁻, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10। अब आप ये जानते हैं a पर पावर m इंटू a⁴n बराबर होता है a⁴m प्लस n। ये सूत्र आप पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में क्लास 6 से, तो इसी सूत्र पर रख देंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻14 प्लस 10, और ये आपको मिलेगा 10⁻⁴। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो गया। अब हमें पीएच मान निकालना है, क्या निकालना है, पीएच मान। तो देखो इसलिए tan इनवर्स पीएच इज इक्वल टू होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है ना, यस, ठीक। तो या ये हो जाएगा tan इनवर्स पीएच इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना निकला, 10⁻⁻4 निकला, तो 10⁻⁻4 रख देंगे। अब देखो ये दोनों का आधार समान है, तो इसका जब आप तुलना करोगे तो तुलना से आपको दोनों का आधार क्या है, समान है, ठीक, इसका भी आधार 10, इसका भी आधार 10, तो तुलना से मतलब तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, माइनस से माइनस पीएच इज इक्वल टू मिलेगा -4, माइनस से माइनस कट, तो आपको पीएच बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। ये हो गया आपका पीएच वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे हमें अब इसके बाद में इसे साफ करना होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, चलो मिटाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या है, ये अम्लीय लवण है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या अम्लीय लवण है, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। और ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहां लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3, इसको आप गर्म करेंगे, तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो जब इसको आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस, और क्या मिलेगा, और इसके बाद में आपको मिलेगा H2O जल मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सिंपल सा रिएक्शन है, आसानी से आप कर सकते हैं। समीकरण को बैलेंस करना है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ आगे 2 कर देते हैं, तो देखिए सोडियम 2 यहाँ हो गया, सोडियम 2 यहाँ हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, कार्बन कितना है, 3 दूनी 6 हो गया, तो 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4 और 2 यहाँ 6 हो गया। और उसके बाद में हमें अब कार्बन को देखते हैं, कार्बन यहाँ तो है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, समीकरण बैलेंस हो गया। कहने का मतलब है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे क्या होता है, तो यहाँ आप इसको इस समीकरण को देख कर लिख सकते हैं, कैसे, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो यह क्या होता है, यह अपने अवयवों का मतलब जिससे मिलकर बना है, इसी से मिलकर यह बना भी है, ठीक है ना, अपने अवयवों में टूट जाता है, में अपघटित हो जाता है, अपघटित
हो जाता है, हो जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है क्या होता है जब, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा। डाइल्यूट माने तन विलयन। तन विलयन का मतलब क्या होता है? तन विलयन का मतलब होता है हल्का विलयन जिसका कॉन्सेंट्रेट कम होता है, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे अब आप सोच रहे होंगे तन क्या है, देखो हम बता रहे हैं। जैसे मान लो सीड़ा है, चीनी और पानी का मिश्रण सीड़ा हो गया, फिर शरबत हो गया। तो आप देख सकते हैं पानी, अब जो शरबत है वो हमारा तम विलयन है, और जो सीड़ा है वो हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र विलयन है। तो कह रहा है कि डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये कैसा है, डाइल्यूट मतलब हल्का है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या? सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3 प्लस किससे क्रिया करवाते हैं? क्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो HCl क्या हो गया? HCl। अब देखो होता क्या है कहानी में, बड़ा मजेदार कहानी है, बड़ा शानदार कहानी है। इतना तो आप जानते हैं तेजाब में क्या होती है, उष्मा। तेजाब गर्म होता है, और यही कारण है कि तेजाब में पानी नहीं मिलाते हैं, पानी में तेजाब मिलाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि तेजाब में बहुत ज्यादा उष्मा होती है। तो जब इसको हम इससे क्रिया कराएंगे तो जब ये उष्मा पाएगा तो ये क्या होगा, मेल्ट होगा, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो जल बनेगा। और ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व सोडियम, सॉरी धन विद्युतीय तत्व सोडियम है, और ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व क्या है, क्लोरीन है। तो इसके बीच ये रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन बन करके बनाएंगे NaCl, साधारण नमक बनाएंगे, ये टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रबल धन विद्युती, ये प्रबल ऋण विद्युती, ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ये आएंगे कांटेक्ट में और नमक बनाएंगे। उसके बाद में जल भी बन जाएगा, और उसके बाद में गैस निकलेगी क्या, CO2। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, देखो सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, आगे 2 बढ़ा दो, सोडियम बैलेंस। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ आगे 2 बढ़ा दो, सोडियम हाइड्रोजन बैलेंस। कार्बन कितना है, यहाँ 1 है, और कार्बन यहाँ भी 1 है, बैलेंस। उसके बाद में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 1 3 बैलेंस। बात समझ में आ गई? सोडियम बैलेंस, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, समीकरण बैलेंस हो गया। तो क्या होता है, ये हमें बनता है, कहने का मतलब जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है, जल बनता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गैस है, तीर ऊपर की ओर लगा दीजिए, उड़ गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, कई बार पूछा गया है यार, कई बार पूछा गया है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे मिटाना होगा इसे, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप सोच रहे होंगे सर जी आप ऐसे फेंक रहे हैं, या मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। 14-15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसके गॉड्स पे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत, वैसे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अम्ल क्षार क्या है, देखो आधुनिक अवधारणा क्या है। अम्ल क्षार की आधुनिक अवधारणा ये है कि जो वे यौगिक या पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन को दे सकते हैं, जो प्रोटॉन को दे सकते हैं, प्रोटॉन का मतलब H+ दे सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन को ले सकते हैं या ले लेते हैं, वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पहले हम अम्ल को देखते हैं। अम्ल का मतलब एसिड, ठीक है, क्या है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में
प्रोटॉन देते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं, कामा अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया HCl। क्या ले लिया? HCl ले लिया और हमने क्रिया करवा दिया H2O से। तो जब हमने इसे क्रिया करवाया तो क्या बना? तो ये जब इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ये बन जाएगा H3O, एक इलेक्ट्रॉन ओवर हो गया, यहाँ प्लस आ गया, प्लस Cl⁻⁻1। ठीक है ना, मतलब ये क्लोराइड आयन हो गया और ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रोटॉन कौन दे रहा है? HCl दे रहा है। यहां से ये प्रोटॉन यहाँ चला गया जल के पास, तो प्रोटॉन कौन दे रहा है? HCl। इसका मतलब HCl हमारा क्या हो गया? अम्ल हो गया। उसके बाद में हम आते हैं क्षार पे। क्षार क्या होते हैं? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, कामा क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया NH3 और क्रिया करवाया जल से, H2O से। ठीक है ना, तो जब जल से क्रिया किया तो जल से क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा? जल से जब क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये आपका बन जाएगा अमोनियम। क्या बन जाएगा? अमोनियम बन जाएगा। ये बन जाएगा NH4+। ठीक है ना, यहां से एक H यहां चला जाएगा तो NH4+ अमोनियम आयन बन गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा? OH बच जाएगा, क्योंकि H2O का मतलब क्या होता है? H+ OH इनवर्स, है ना, तो OH बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ले रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? क्षार हो गया। ठीक है ना, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही हमने बड़ी मेहनत किया है इन प्रश्नों को सेलेक्ट करने में, और हमें उम्मीद है आपको इससे ज्यादा बेनिफिट होगा, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क को स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आप देखो, कह रहा बेकिंग पाउडर बनाने की विधि व भौतिक रासायनिक गुणधर्म का उल्लेख करो। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार रिपीट किया हुआ है, यकीन मानो यही प्रश्न बोर्ड में आएगा या आ सकता है। तो चलो देखते हैं बेकिंग सोडा बनाने की। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे करवाते हैं? CO2 से। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 से करवाते हैं, जिससे आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। फिर सोडियम कार्बोनेट की क्रिया किससे करवाते हैं? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को प्रभावित करते हैं और हमें बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे सोडियम, ठीक है, NaOH की क्रिया CO2 से कराने पर या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaOH में CO2 गैस प्रवाहित करने पर। ठीक है ना, कराने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। पुनः सोडियम कार्बोनेट की क्रिया सोडियम कार्बोनेट की क्रिया किससे करवाते हैं? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में
के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन देते हैं। तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। ठीक है, NaOH से इसकी क्रिया करवा दिए। किसकी क्रिया करवा दिए? CO2 का। तो NaOH प्लस CO2। अब जब आप इससे क्रिया करवाएंगे तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 प्लस। अब यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ आगे 2 बढ़ा दीजिए, ये हो गया बैलेंस। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ कार्बन 1 था, कार्बन 1 हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ था और 2 यहाँ, 4, एक यहाँ बच गया। ठीक है ना। यहाँ 4 ऑक्सीजन था, इधर 3, एक ऑक्सीजन बचा। और हाइड्रोजन कितना था? 2, और हाइड्रोजन 2 बच गया तो क्या मिल गया? H2O। ठीक है ना। ये हो गया समीकरण बैलेंस। पुनः इस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय मतलब इसमें जल मिला देंगे, H2O में CO2 गैस को प्रवाहित कर देंगे। और जब CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3। समीकरण देखिए, बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम 2 यहाँ है, सोडियम 2 यहाँ हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, कार्बन 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2, तो 2 कार्बन यहाँ भी हो गया। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4, 2 यहाँ, 6, और 3 दूनी 6। समीकरण बैलेंस हो गया। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट को ही, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका है, यही बेकिंग सोडा भी है, या यही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है ना। बनाने की विधि हो गई। अब कह रहा है इसका उपयोग बताइए। ठीक है ना। रासायनिक गुणधर्म, तो रासायनिक गुणधर्म में आप मतलब रासायनिक गुणधर्म बताना है और उसके बाद में भौतिक गुण बताना है। तो भौतिक गुण का मतलब क्या? मतलब इसकी स्वयं की विशेषता। तो स्वयं की विशेषता नंबर पहला क्या? यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। यह एक क्रिस्टलीय क्या है? ठोस है। अब देखो, अब ठोस तो आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं ठोस हमारा 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वह होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो हमारा क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। नंबर दूसरा क्या है? यह जल में अल्प विलेय होता है। जल में क्या होता है? देखो, जल में विलेय होता है, जल में विलेय होता है। ठीक है ना। यह क्षारीय होता है। अब मतलब पूर्ण रूप से विलेय नहीं होता है, लेकिन जल में विलेय होता है। चलिए इसको लिख देते हैं। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन, 2 गुण बहुत हो गया। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है ना। इसके बाद में रासायनिक गुण है। तो रासायनिक गुण में नंबर, ये हमारा भौतिक गुणधर्म हो गया। रासायनिक गुणधर्म में नंबर पहला क्या होता है? इसको हम गर्म कर दें। ठीक है ना। गर्म करने पर अपने अवयवों में टूट जाता है, मतलब उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव क्या होता है? गर्म करने पर अपने अवयवों में टूट जाता है। मतलब NaHCO3 को जब हम हिट करेंगे, तो जब हिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गर्म करने पर, ठीक है, को गर्म करने पर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अपने अवयवों में, मतलब Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ आगे 2 बढ़ा देंगे, समीकरण हो गया बैलेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसके बाद आप और क्या जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।